के सामने हिंदी के सिलेबस के साथ हिंदी के इतिहास की बात करते हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहले गद्य है और गद्य का लेखक है। सबसे पहला पार्ट है आपका मित्रता। मित्रता जो पार्ट है, इसके लेखक कौन है? मित्रता पार्ट के लेखक है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। उसके बाद है ममता। ममता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अजंता है क्या? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। क्या लिखूं? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। ये हमारे गद्य के पार्ट है। उसके बाद आपका आता है काव्य। क्या आता है? काव्य। और काव्य में क्या है आपका? सूरदास। तो सूरदास के क्या है? पद है। तुलसीदास के क्या है? धनुष भंग और वन पथ पर। क्या है? धनुष भंग और वन पथ पर। उसके बाद कौन है आपके? रसखान जी है। तो रसखान जी की क्या है आपके? सवैये और कवित है। सवैये और कवित। बिहारी लाल, तो बिहारी लाल के क्या आपके? भक्ति और क्या है? नीति के दोहे हैं। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, जिनका क्या पार्ट है? स्वदेश प्रेम है। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिसका पार्ट का नाम है भारत माता का मंदिर ये है। उसके बाद है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का क्या है? हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है क्या है? जिनकी रचना है चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। उसके बाद क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का सबसे मोस्ट पार्ट है आपका पुष्प की अभिलाषा और क्या है? जवानी। उसके बाद है सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा कुमारी चौहान का है झांसी की रानी की समाधि पर। और अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत युवा जंगल। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। और केदारनाथ सिंह का है नदी। उसके बाद आते हैं हम संस्कृत। तो संस्कृत में हमारा क्या है? सबसे पहला पार्ट है हमारा वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। वाराणसी के बाद है अन्य उक्ति विलास है। फिर उसके बाद है वीर वीरेण पूज्यते। उसके बाद क्या है? प्रबद्धो ग्रामीण। उसके बाद क्या आपका? देश भक्त चंद्रशेखर। फिर है केन किम वर्धते, अरुण श्वेत केतु संवाद, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी। इस तरीके से आपका हिंदी का ये सिलेबस है। उसके बाद आपका क्या रह जाता है? एक और रह जाता मात्र, क्या है? हिंदी एवं संस्कृत की व्याकरण। क्या है? हिंदी एवं संस्कृत की व्याकरण। और हिंदी एवं संस्कृत की व्याकरण में आपका क्या आता है? सबसे पहले आप क्या आते हैं? सबसे पहले आप क्या आते हैं? रस। फिर क्या आते हैं? छंद, अलंकार, शब्द रूप। ठीक है जी। उसके बाद क्या आते हैं आपके? विकारी और अविकारी शब्द। उसके बाद क्या आते हैं आपके? वाच्य। और वाच्य के बाद क्या आते हैं आपके? वाक्य। वाक्य का स्वरूप और वाक्य के प्रकार। उसके बाद क्या आते हैं आपके? तद्भव, तत्सम, तत्सम, तद्भव। और उसके बाद क्या आते हैं आपके? समास। और समास के बाद आपका आता है काव्य का इतिहास और गद्य का इतिहास। तो इतना आपका हिंदी का सिलेबस है। और इसमें आपके निबंध रह जाते हैं और प्रार्थना पत्र। क्या आता है? प्रार्थना पत्र और निबंध। ये आपका सिलेबस है। और आज हम शुरू करते हैं काव्य के इतिहास से। किससे शुरू करते हैं आज हम? काव्य के इतिहास से। आज का हमारे टॉपिक है क्या है? हिंदी का सिलेबस और काव्य का इतिहास। आज हम शुरू करते हैं काव्य का इतिहास।
जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या है कि काव्य हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी काव्य का इतिहास जिसमें आप देखेंगे हिंदी काव्य के काल विभाजन, समय सीमा, उनकी विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, सभी आज आपके सामने होगा, जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी के लिए उपयोगी होगा। क्या है? हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। क्या है आपका? हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। आज का टॉपिक क्या है? हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले इसमें आता है काव्य क्या है। सबसे पहले क्या है? काव्य क्या है, यह आपका टॉपिक है, यानी प्रश्न है क्या है? काव्य क्या है। तो इसके लिए लिखा है काव्य क्या होगा? लययुक्त, लययुक्त, छंदोबद्ध, रचना को काव्य कहते हैं। क्या है? काव्य क्या है? जो लय से युक्त होती है, जिसमें क्या है? एक नियम होता है छंदों का, उन्हें हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। उसके बाद है काव्य के स्वरूप। काव्य का स्वरूप, तो काव्य का क्या स्वरूप है, यानी किससे काव्य बनता है? तो काव्य में सबसे पहली चीज आती है संगीत। क्या आता है? संगीत। नंबर 2 पे क्या आता है काव्य में? सादृश्यता, सादृश्यता। नंबर 3 आता है काव्य में, क्या आता है? शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। ये क्या है? आपके काव्य के स्वरूप है, यानी कि संगीत जब उसे आप पढ़ते हैं काव्य को, तो उसमें कुछ ना कुछ धुन निकलती है। उसमें ज्यादातर शब्द एक तुकांत होते हैं और उसमें एक शब्द शक्ति होती है, ठीक है, जो एक न्यायी रोक देती है। फिर काव्य के तत्व क्या होते हैं, यानी काव्य को आगे बढ़ाने वाले, या जिनके योग से काव्य निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं काव्य के तत्व। तो काव्य के तत्व में सबसे पहले भाव सौंदर्य। क्या है? भाव सौंदर्य। उसके बाद क्या है? विचार सौंदर्य, विचार सौंदर्य। ये क्या है? इसके तत्व है। उसके बाद क्या है? नाद, नाद वही संगीत से आता, संगीत नाद सौंदर्य। और नाद सौंदर्य के बाद आपका आता है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। अप्रस्तुत, अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। ये क्या है? काव्य के तत्व हैं जी। उसके बाद आता है काव्य के भेद। काव्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? नंबर 1 होता है आपका काव्य के भेद में श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य। और नंबर 2 पे होता है आपका दृश्य काव्य, दृश्य काव्य। ये 2 रूप होते हैं इसके, एक दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब आता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसा काव्य जिसे केवल क्या सुना जा सकता है, सुना जा सकता है। क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य कहलाता है, कहलाता कहलाता है। जैसे, जैसे में क्या होगा आपका? जैसे कहानी, निबंध,
ये आपके क्या है, श्रव्य काव्य। उसके बाद होता है आपका दृश्य काव्य। ये पहले श्रव्य काव्य को ही पूरा कर लेते हैं। तो श्रव्य काव्य के भेद, श्रव्य काव्य के भेद कितने होते हैं भाई श्रव्य काव्य के भेद? तो श्रव्य काव्य के आपके दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? दो भेद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रबंध काव्य और एक होता है आपका मुक्तक काव्य। नंबर एक प्रबंध काव्य और नंबर दो पे क्या होता है आपका मुक्तक काव्य। काव्य यानी कि श्रव्य काव्य आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है आपका प्रबंध काव्य और एक होता है आपका मुक्तक काव्य। अब सबसे पहले आता है प्रबंध काव्य। क्या है? क्या है? प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य में क्या आपका प्रबंध काव्य में किसी कथा, जीवन चरित्र अथवा घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है। क्या है? प्रबंध काव्य। सबसे पहले आता है आपका प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य। तो इसमें क्या होता है प्रबंध काव्य में? प्रबंध काव्य में किसी प्रबंध काव्य में किसी प्रबंध काव्य में किसी कथा, जीवन चरित्र एवं क्या है घटना घटना का क्रमबद्ध क्या होता है वर्णन होता है और इसका कथानक इतिहास से लिया जाता है। ठीक है जी। ये क्या है कि प्रबंध काव्य में किसी कथा, जीवन चरित्र एवं घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है और इसका कथानक इतिहास से लिया जाता है। और इसके बाद क्या है प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के भेद, प्रबंध काव्य के भेद तो ये होते हैं भाई तीन। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है आपका महाकाव्य। महाकाव्य। नंबर दो होता है आपका खंड काव्य और नंबर तीन होता है आपका आख्यानिक गीति। ये आपके तीन भेद होते हैं प्रबंध काव्य के, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानिक। तो इस सबसे पहले महाकाव्य आता है आपका महाकाव्य। तो महाकाव्य में आपका क्या आता है ऐसा काव्य जिसमें मनुष्य के जीवन की संपूर्ण कथा का वर्णन हो। महाकाव्य या वर्णन हो तथा कम से कम 7 सर्ग हो तथा वीर श्रृंगार एवं शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता हो महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य कहलाता है। जैसे आपका उदाहरण है
जैसे में आपका है पृथ्वी, राज, रासो और पद्मावत। ये ये आपका क्या है, महाकाव्य। उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। क्या आता है आपका, खंड काव्य। इसी के बाद आपका आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य में क्या होगा आपका, खंड काव्य है हेडिंग आपका खंड काव्य। तो खंड काव्य का मतलब क्या है, किसी मनुष्य के जीवन की किसी विशेष घटना का वर्णन खंड काव्य कहलाता कहलाता है। जैसे में आपका है उदाहरण इसका, जैसे में आपका है पंचवटी, पंचवटी। और दूसरा क्या है आपका, जयद्रथ वध, वध, जयद्रथ वध। ठीक है जी। और नहुस, ये क्या है आपके खंड काव्य है जी। उसके बाद आता है आख्यानिका। चलो ये नीचे लिख देते हैं, आख्यानिका। आख्यानिक गीति, ये क्या है भाई, आख्यानिक गीति का महाकाव्य, महाकाव्य एवं खंड काव्य के अतिरिक्त रचनाओं को आख्यानिक गीतियां कहते हैं। जैसे यानी उदाहरण है इसका, क्या है आपका, झांसी की रानी। क्या है, झांसी की रानी। और क्या है आपका, रंग में भंग। ये क्या है आपकी आख्यानिक गीतियां हैं। इसके बाद आपका आता है मुक्तक काव्य। क्या आता है भाई, मुक्तक काव्य। ये क्या था आपका, अभी हमने प्रबंध काव्य का सारा भेद बताया आपको। अब इसके बाद आता आपका मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य बड़ा आसान है और ज्यादातर इससे कुछ आता नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं मुक्तक काव्य क्या है। मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य में काल्पनिक अनुभूतियों का चित्रण किया जाता है। क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, प्रबंध काव्य सत्य घटना पर आधारित होता है, जबकि मुक्तक काव्य में क्या होता है आपका काल्पनिक। तो क्या है, मुक्तक काव्य में काल्पनिक अनुभूतियों अनुभूतियों का चित्रण होता है। क्या होता है, काल्पनिक, यानी ये सब कल्पना में लिखी जाती है। जैसा, और इसके दो भेद होते हैं, मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के भेद कितने होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गे मुक्तक। नंबर एक पाठ्य मुक्तक और नंबर दो होता है आपका गे मुक्तक। दो होते हैं। तो पाठ्य मुक्तक मुक्तक में क्या होता है आपका, जैसे खाली कबीर दास, क्या है, कबीर दास बिहारी।
और ये पद अंग्रेजी की कुछ सूक्तियों का अनुवाद है कुछ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका काव्य का काल विभाजन। ये तो अभी तक मैंने आपको बताया था काव्य के भेद, काव्य के प्रकार, यानी काव्य का। तो अब आता है हिंदी काव्य का काल विभाजन। हिंदी काव्य का काल विभाजन, इसमें क्या होता है आपका, हिंदी काव्य के काल विभाजन में आपका होता है कि किस तरीके से क्या क्या सन है। तो हिंदी काव्य का काल विभाजन। तो नंबर 1 है आपका, क्या होता है नंबर एक पे है आपका आदिकाल। आदिकाल, और आदिकाल को दूसरा नाम दिया जाता है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, तो आपका आता है वीर गाथा काल। और इसकी समय अवधि जो मानी गई है वो समय अवधि कितनी है, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा जो आपका है वो काल है जिसका नाम हम रखते हैं, दूसरे में क्या होता है, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, या इसे कहते हैं स्वर्ण युग। इसकी समय सीमा कितनी है, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ये क्या है, इसकी समय सीमा है। तीसरा जो आपका आता है, तीसरा है आपका नाम, इसमें तीसरे नाम में आपका आता है, क्या आता है, उत्तर मध्य काल, और या इसे कहते हैं आप रीति काल, और या इसका नाम होता है श्रृंगारिक काल। और इसकी समय अवधि होती है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। इसके बाद आपका आता है चौथे नंबर पे, क्या है, चौथे नंबर पे है आपका आधुनिक काल। क्या नाम है, आधुनिक काल, या इसे कहते हैं आप गद्य काल। और इसका जो समय सीमा है वो 1843 ईस्वी से और कब तक है, आज तक। ये सब किस में आएंगे, आधुनिक में। अब आधुनिक का भी काल विभाजन है भाई, ऐसा नहीं कि आधुनिक आधुनिक ही है, तो आधुनिक का भी काल विभाजन है। और आधुनिक के काल विभाजन में क्या होता है आपका, आधुनिक के काल विभाजन में आपका सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। क्या आता है सबसे पहले, भारतेंदु युग आता है। तो भारतेंदु युग में आपको क्या करना होता है, भारतेंदु युग जो आता है आपका, इसमें आपका क्या है, भारतेंदु युग यानी नाम लिख लेते हैं हम इसके। नंबर 1 है भारतेंदु युग। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका द्विवेदी युग। और नंबर 3 पे आपका है छायावादी युग। और नंबर 4 पे है आपका क्या है, प्रगतिवादी युग। और नंबर 5 पे है आपका क्या है, प्रयोगवादी युग। और नंबर 6 पे है आपका नई कविता। इस तरीके से अब इनका क्या लिखना है हमें, इसके बाद हम इसका लिखेंगे समय अवधि एवं क्या होगा इनके प्रवर्तक। तो समय अवधि है इसकी 1868 ईस्वी से कब तक है, 1893 ईस्वी। और इसके प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु जी।
दूसरे हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के कौन है, मतलब समय सीमा क्या है, 1893 ईस्वी से कब तक है, 1918 ईस्वी तक। और कौन है इसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इसके बाद क्या आता है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद आपका आता है छायावादी युग। क्या आता है, छायावादी युग। तो छायावादी युग के बारे में भी हम बताएंगे आपको कि छायावादी युग क्या है और छायावादी युग का प्रवर्तक कौन है। छायावादी युग के प्रवर्तक के बाद क्या होगा, छायावादी युग के और क्या होंगे आपके, छायावादी युग के बाद आपका क्या होगा, प्रगतिवादी। तो छायावादी युग की जो समय सीमा है वो कितनी है, छायावादी की है 1918 ईस्वी से कितने तक होगी, 1936 ईस्वी तक। कहीं कहीं इसका जो समय सीमा 38 भी आती है, लेकिन यहाँ आपकी काव्य के हिसाब से क्या आएगी, अगर गद्य में जाएंगे तो 38 हो जाएगी, लेकिन काव्य में क्या होगी, 36 होगी। और इसके जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद। कौन है, जय शंकर प्रसाद। उसके बाद है आपका प्रयोगवादी। तो प्रगतिवादी, प्रगतिवादी का क्या है, 1936 ईस्वी से कब तक आएगा, 1943 तक, 1943 ईस्वी तक। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो सज्जाद, सज्जाद और सज्जाद जाहिर, जाहिर है। इसके बाद प्रयोगवादी। तो प्रयोगवादी के जो समय सीमा है प्रयोगवादी की वो है 1943 ईस्वी से कितना तक हो जाएगा, 1954 तक, 1954 ईस्वी तक। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है अज्ञे, अज्ञे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। फिर आते हैं नई कविता। और नई कविता का कितना है, 1954 ईस्वी से। और इसके जो है कौन है, जगदीश, जगदीश गुप्ता इसके प्रवर्तक है। ये हुआ आपका क्या है, हिंदी काव्य का काल विभाजन, जो आपकी एनसीईआरटी बेस से संबंधित है। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, उसके बाद पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल या स्वर्ण युग, उसके बाद उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और श्रृंगारिक काल। आधुनिक काल के भी मैंने सारे पार्ट्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है क्या है, आदिकाल। क्या आता है, आदिकाल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपका आदिकाल। और आदिकाल का क्या क्या लिखा जाएगा, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के कवि एवं उनकी रचनाएं आपके सामने होंगी। तो क्या है सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल या क्या नाम है इसका, वीर गाथा काल। तो समय सीमा इसकी कितनी है, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अब आदिकाल का मतलब क्या है, तो आदिकाल क्या है, आदिकाल या वीर गाथा काल। तो इसका मतलब है वीर रस की प्रधान प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा काल कहा जाता है, कहा जाता है। उसके बाद है वीर गाथा काल की विशेषता। वीर गाथा, वीर गाथा काल की प्रमुख
विशेषताएं क्या होंगी आपकी? नंबर 1, वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 क्या है इसमें? युद्धों का सजीव वर्णन। नंबर 1 क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन, नंबर 1। नंबर 2 है इसमें क्या है? आश्रय दाताओं की प्रशंसा। नंबर 3 क्या है इसमें? नंबर 3 इसमें विशेषता है वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता। और नंबर 4 क्या होता है इसमें? सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। हाँ का अभाव। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।